हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी जीव विज्ञान कक्षा 11वीं का 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोशिका जीवन की इकाई। इसका ये चौथा वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लवक यानी प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड को सबसे पहले शिम्पर नाम के साइंटिस्ट ने देखा था, शिम्पर। ठीक है, और इसको प्लास्टिड नाम दिया था हीकल ने। शिम्पर ने इसको सबसे पहले देखा था और हीकल ने इसका नाम प्लास्टिड रखा था। तो ये अतिरिक्त जानकारी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो प्लास्टिड क्या है, देखिए, पादपों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले कुछ विशिष्ट संरचनाएं हैं जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण जैसे कि क्लोरोप्लास्ट करते हैं, उनमें एक शामिल है। उसके अलावा ये भोजन को एकत्र करने का काम भी करते हैं, और कुछ जो दूसरे वर्णक हैं उनके ये संग्रहण केंद्र है, मतलब वर्णक इसमें पाए जाते हैं। तो एक्चुअली प्लास्टिड ना, इसके आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि जो कलरलेस प्लास्टिड है, जिसमें रंगहीन प्लास्टिड है, वो होते हैं जो भोजन को एकत्र करते हैं। दूसरे होते हैं कलर्ड प्लास्टिड, जिसको अपन क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, ये कलर प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ जो लाल शैवाल और भूरे शैवाल हैं उनमें भी ये पिगमेंट एकत्र करते हैं। और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस काम करेगा पादपों में। तो ध्यान रखेंगे कि प्लवक जो है उसी पादप कोशिकाओं में ही पाया जाएगा और जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता है। लवक सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोअन जैसे यूग्लिना में मिलता है। तो यूग्लिना एक्चुअली प्रकाश संश्लेषी एक कोशिकी जीव है, इसलिए इसमें प्लवक यानी क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर मिलेगा, हरे शैवालों में आता है। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इनमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण, जिसके कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो बड़े आकार के हैं। कोशिकाओं में इनका आकार तीसरे चौथे नंबर में आ जाता है। पहले नंबर पे न्यूक्लियस है, दूसरे नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाद इनका नंबर आ जाता है। तो आराम से साधारण माइक्रोस्कोप से भी ये दिखाई देते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं, जैसे हरित लवक, वर्णी लवक व अवर्णी लवक। तो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट जिसमें विभिन्न रंग उत्पन्न होते हैं पौधों में, और अवर्णी लवक जिसको अपन ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, जो भोजन के संग्रहण का कार्य करेंगे। हरित लवकों में पर्ण हरित वर्णक व कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित करने का कार्य करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में जो विशेष चीज है ये कि उसमें हरित लवक पाया जाता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, हरित लवक के अंदर हरित वर्णक पाए जाते हैं, और उसके कारण से वो हरे होते हैं। साथ में कुछ दूसरे रंग के वर्णक भी इसमें पाए जाते हैं, जिनको अपन कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। तो दरअसल जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो जो हरित वर्णक है उसके सहायक वर्णक हैं। एक तो उसको प्रकाश में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनका ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं, ऑक्सीकरण से बचाते हैं उसको। होता क्या है, जब प्रकाश पड़ता है और हरित वर्णक प्रकाश संश्लेषण कार्य शुरू करता है तो ऑक्सीजन बनता है। तो ऑक्सीजन और प्रकाश की उपस्थिति में हरित वर्णक यानी क्लोरोफिल के डैमेज हो जाने का खतरा होता है, उसके ऑक्सीकृत हो जाने का खतरा होता है। तो इसके आसपास जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं, जो वर्णक होते हैं, वो उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। तो उससे जो हरित वर्णक क्लोरोफिल है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं आ पाता है और उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, जिससे उसकी सुरक्षा हो जाती है, उसकी रक्षा हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो हरित वर्णक है वो जिन जिन प्रकाशों को अवशोषित कर सकता है, ज़्यादातर उसमें लाल प्रकाश, नीले प्रकाश आते हैं। लेकिन जो कैरोटीनॉइड हैं वो आजू बाजू के और भी जो प्रकाश के वो है स्पेक्ट्रम है, जैसे कि विबग्योर में आप वायलेट, इंडिगो ऐसा नहीं पढ़ते हैं, पूरा विबग्योर, उनके बाकी रंगों के प्रकाश को भी अवशोषण करने में ये मदद करते हैं, जो क्रोमोप्लास्ट है, मतलब सॉरी जो कैरोटीनॉइड हैं ये। ठीक है, ठीक। वर्णी लवकों में वसा विले कैरोटीनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, ज़ेंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं, जिसमें फाइकोबिलिन आता है।
कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये दोनों कैरोटीनॉइड हैं। इसके अलावा एक फाइकोबिलिन भी होता है जो जल में घुलनशील है, जबकि कैरोटीनॉइड जो है वसा में घुलनशील होते हैं, ध्यान रखेंगे। इनके कारण पादपों में पीले, नारंगी व लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जो कैरोटीनॉइड है जैसे कि बीटा कैरोटीन, ये लाल रंग का होता है। जो गाजर है, पपीता है, इनका जो लाल रंग होता है वो बीटा कैरोटीन के कारण से मुख्यतः होता है। ठीक है, ठीक। अवर्णीय लवक विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगहीन लवक होते हैं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। मैंने पहले ही बताया क्या क्या होता है। ठीक है, अब इनमें प्रकार देखिए। पहला प्रकार है मतलब ल्यूकोप्लास्ट का, अवर्णीय लवक का पहला प्रकार है मंड लवक। मंड लवक जिसको एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइलोप्लास्ट। ये जो है कार्बोहाइड्रेट का संचयन करता है, शर्करा का संचयन करता है, आलू में जैसे पाया जाता है। दूसरा होता है तेल लवक। तेल लवक को इलियोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इलियोप्लास्ट, और ये जो है वसा का संग्रहण करता है। और तीसरा है प्रोटीन लवक जिसको प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन का संग्रहण करता है, जैसे दाल में पाया जाएगा, दाल में प्रोटीन का संग्रहण दाल में बहुत अच्छे से करता है ये। ठीक है, अब देखिए ये तीनों जो हैं एक दूसरे में बदल भी सकते हैं। ठीक है, जो अवर्णीय लवक है, वर्णीय लवक है और हरित लवक है, ये तीनों एक दूसरे में बदल भी सकते हैं जरूरत के आधार पर। ठीक है, अब देखिए हरे पौधे के अधिकतर हरित लवक पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। देखिए जैसे कि मान लो कि ये कोई पत्ती है, कोई लीफ है, इसमें ऊपर एपिडर्मिस और नीचे एपिडर्मिस के दो स्तर होते हैं कोशिकाओं के। बाकी जो बीच के स्तर होते हैं ये मीजोफिल कहलाते हैं, पर्ण मध्योतक, जो असल में मृदोतक के बने होते हैं, पेरेनकाइमेटस के बने होते हैं। और पेरेनकाइमेटस में जब क्लोरोफिल हो जाता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो उनको अपन क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है, पर्ण मध्योतक उसी का एक प्रकार है। तो फिर से बता रहा हूँ, ये लीफ है, इसके ऊपर नीचे एपिडर्मिस है, बीच में जो कोशिकाएं हैं इनको पर्ण मध्योतक या मीजोफिल कहते हैं, जो वास्तव में क्लोरोप्लास्ट वाले मृदोतक होते हैं। ठीक है, इसलिए ये मुलायम होता है। मृदोतक ऐसी ऊतक होती हैं पौधों में जो मुलायम होती हैं। अब इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसके कारण से ये प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, हरित लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्री, फीते के आकार के अंग होते हैं जो विभिन्न लंबाई 5 से 10 माइक्रोन व चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोन के होते हैं। देखिए असल में तो बताएं कि ये जो बड़े पौधे आप जो देख रहे हैं, उच्च पादप देख रहे हैं, इनके जो हरित लवक होते हैं वो डिस्क के आकार के होते हैं, तस्तरी जैसे होते हैं। लेकिन जो निम्न पादप होते हैं जिनको हम कहते हैं शैवाल, अलग अलग शैवालों में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट का आकार भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि एक क्लेमाइडोमोनास होता है, क्लेमाइडोमोनास में कप के जैसा होता है क्लेमाइडोमोनास में। वैसे यूलोथ्रिक्स होता है, यूलोथ्रिक्स में कॉलर जैसा होता है, ऐसे मुड़ा हुआ है जो कॉलर है ना हमारे शर्ट का, बिल्कुल ऐसा होता है, इस तरह से यू आकार का या सी आकार का। वैसे स्पायरोगायरा है तो स्पायरोगायरा में फीता जैसा है, रिबन जैसा है। और भी कई हैं, जैसे जिग्निमा है, जिग्निमा में तारे के जैसा होता है, स्टार शेप। इडोगोनियम में जाली के जैसा फैल जाता है, जाल जैसा रेटिकुलेट होता है। तो जो निम्न पादप हैं जिनको हम शैवाल कहते हैं, शैवालों में भिन्न भिन्न आकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर जो पादप हैं जिनमें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये सब आते हैं, इनमें जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं वो जनरली तस्तरी के यानी डिस्क के आकार के पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी लंबाई चौड़ाई भी दिया हुआ है। इनकी संख्या भी भिन्न भिन्न हो सकती है, जैसे प्रत्येक कोशिका में एक, जैसे क्लेमाइडोमोनास में से लेकर के 20 से 40 प्रति कोशिका पर्ण मध्योक्त कोशिका में हो सकती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्लेमाइडोमोनास जो एक कोशिकीय शैवाल है उसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो कप जैसा होता है और एक कोशिका में एक ही पाया जाता है वो। लेकिन ये जो बड़े पादप हैं इनकी कोशिकाओं में हरित लवक की जो संख्या है
20 से 40 होती है, जो इनकी पत्तियों की उसी पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ठीक है। सूत्रकणिका की तरह हरित लवक द्विझिल्लिका युक्त होते हैं। तो 3 कोशिकांग मैंने आपको नाम बताए हैं। एक मैंने बताया आपको केंद्रक, दूसरा आपको बताया सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। ये तीनों मतलब हरित लवक, सूत्रकणिका और केंद्रक, ये तीनों में 2-2 झिल्ली पाई जाती है। राइबोसोम में और तारककाय में, सेंट्रोसोम में कोई झिल्ली नहीं है, बाकी सभी में एक एक झिल्ली है। ठीक है। उपरोक्त में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। इस विशेष लाइन को ध्यान रखेंगे कि जो इसका इनर मेम्ब्रेन है वो लेस पारगम्य है, कम पारगम्य है, उससे ज़्यादा चीज़ें आ जा नहीं सकती हैं। हरित लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। पहले आप ये संरचना देख लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। ये बाहर में आपको 2 झिल्लियाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है। अंदर में जो भरा हुआ है, जो पदार्थ भरा हुआ है, जिसको अपन मैट्रिक्स या पीठिका कहते हैं, आधार द्रव्य कहते हैं। ठीक है। और इसमें सिक्के जैसे गड्डियों में आपको, जैसे सिक्के की गड्डियां होती हैं, उस टाइप की संरचना मिलेंगी। तो इनमें जो एक एक सिक्का है, एक एक लैमिली पटलिका जैसा है, उसको अपन थाइलेक्वाइड कहते हैं, एक एक सिक्के को। और इसकी जो गड्डी होती हैं, 1 गड्डी, 2 गड्डी, 3 गड्डी, ऐसे कई गड्डियां होती हैं, इनकी एक एक गड्डी को अपन ग्रेनम कहते हैं, ग्रेनम। और इसकी बहुत सारे गड्डियां हैं तो उनको अपन ग्रेना कहेंगे, ग्रेना। ग्रेना जो है इसकी बहुवचन है, ग्रेनम एक वचन है। एक गड्डी को अपन ग्रेनम कहेंगे, बहुत सारी गड्डियों को ग्रेना कहेंगे। और इसमें जो सिक्के जैसी पाई जा रही हैं, इनको अपन कहते हैं थाइलेक्वाइड। इसके अलावा देखिए कि ये जो गड्डियां हैं, इन गड्डियों को जोड़ने वाली अलग से कुछ पट्टिकाएं आपको दिख रही हैं। ये जो ग्रेनम है, इनको बीच बीच में जोड़ने के लिए अलग से पट्टिकाएं हैं। इन पट्टिकाओं को अपन पीठिका पट्टिका कहते हैं, यानी कि इसको अपन स्ट्रोमा लैमिली कहते हैं, क्योंकि पीठिका जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को अपन कहते हैं स्ट्रोमा। क्या है स्ट्रोमा? जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा हुआ जो द्रव्य है, इसको अपन स्ट्रोमा कह रहे हैं। और ये जो पट्टियां बीच बीच में इनको जोड़ी हुई हैं, ग्रेनम को आपस में जोड़ी हुई हैं, इन पट्टियों को अपन स्ट्रोमा लैमिली यानी स्ट्रोमा थाइलेक्वाइड कहते हैं। ठीक है, ऐसा। तो 2 प्रकार की पट्टियां हैं। एक वे जो सिक्के जैसी एक के ऊपर एक ढेर लगाई हुई हैं, इन पट्टिकाओं को अपन कहते हैं स्ट्रोमा लैमिली, सॉरी ग्रेना लैमिली। ग्रेना लैमिली जो ग्रेना में है उनको ग्रेना लैमिली या थाइलेक्वाइड कहते हैं, और जो बीच बीच में इनको जोड़े हुए हैं इनको अपन स्ट्रोमा लैमिली या मैट्रिक्स में पाया जाने वाला लैमिली कहते हैं। ठीक है। तो अब एक बात ध्यान रखिए कि प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य करता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में 2 स्टेप होते हैं, 2 अवस्थाएं होती हैं। एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन यानी प्रकाश अभिक्रिया, और दूसरे को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन यानी अंधकार की प्रक्रिया। देखिए, लाइट रिएक्शन तो नाम से पता चल रहा है कि ये दिन में प्रकाश की उपस्थिति में चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन डार्क रिएक्शन कब चलती है? तो ज़्यादातर लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे कि डार्क रिएक्शन नाम है तो शायद ये रात में चलेगी, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। डार्क रिएक्शन भी दिन में ही चलती है, साथ साथ चलती है, लेकिन वो प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग नहीं करता है डायरेक्टली, इसलिए हम उसको कहते हैं डार्क रिएक्शन, लेकिन एक साथ चलते हैं। इवन कि अगर लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन अगर थोड़े समय के लिए भी बंद हो जाएगी तो लाइट रिएक्शन भी बंद हो जाती है दिन में, ऐसा है। तो दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो लाइट रिएक्शन है, जो प्रकाशीय अभिक्रिया है, वो चलती है इनमें, ये जो थाइलेक्वाइड्स हैं इनमें चलती हैं, ग्रेना में चलती है, थाइलेक्वाइड में चलती है। ठीक है। कौन चलती है? लाइट रिएक्शन यानी दिन की प्रक्रिया, प्रकाश की प्रक्रिया। और जो अंधकार की प्रक्रिया है जिसको अपन कहते हैं डार्क रिएक्शन, वो पीठिका में यानी स्ट्रोमा में चलती है। ठीक है। ये दोनों करके प्रकाश संश्लेषण का कार्य पूरा करते हैं, तो उसी को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हरित लवक की झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं, जो कि इसका मैट्रिक्स है।
पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती हैं, जिन्हें थाइलेकॉइड कहते हैं, जो एक एक सिक्का है। और थाइलेकॉइड सिक्कों के चट्टों ढेर की भांति मिलते हैं, जिन्हें ग्रेना, एक वचन ग्रेनम, यानी एक गड्डी को ग्रेनम, बहुत सारी गड्डियां हैं तो ग्रेना या अंतरग्रेना थाइलेकॉइड कहते हैं। तो ये जो इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड क्या है, इंटरग्रेनल ये बीच बीच में पाए जाने वाले, जिसको अपन स्ट्रोमा लैमेली कह रहे हैं, ठीक है, इसमें भी है, इनको भी हम, इसमें हालांकि ठीक से लिखा नहीं है, कई चपटी झिल्ली में लिखा है जो ग्रेना के विभिन्न थाइलेकॉइड को जोड़ते हैं, उसको पीठिका पटलिकाएं कहते हैं। तो एक्चुअली देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर नाम गलत लिख दिया है थोड़ा सा। ये जो ग्रेना में जो थाइलेकॉइड पाए जाते हैं उनको अपन अंतराग्रेना कहते हैं, अंतराग्रेना थाइलेकॉइड कहते हैं, जो उसके अंदर होते हैं। ग्रेना के अंदर वाले को अंतराग्रेना कहते हैं, और ये जो बाहर वाले हैं इनको अंतरग्रेना या स्ट्रोमा लैमेली या पीठिका लैमेली कहते हैं। ये अंतरग्रेना है, जो ग्रेना के अगल बगल में पाया जाता है वो अंतरग्रेना है, और जो ग्रेना के अंदर हैं उनको अपन अंतराग्रेना कहते हैं। तो थोड़ा सा नाम यहाँ पर भी गलत है, जो हमने 100 से ज़्यादा गलतियाँ खोजी हैं उनमें से एक गलती ये भी है, ठीक है। थाइलेकॉइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे रहती है, इसे अवकाशिका कहते हैं। तो अगर आप एक थाइलेकॉइड को देखेंगे तो थाइलेकॉइड कुछ इस तरह की संरचनाएं होती हैं, इस तरह की, ये झिल्ली है, झिल्ली से घिरी हुई संरचना है, ठीक है, इस टाइप की संरचना है, और इसके अंदर ऐसे गोल गोल क्वांटोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्वांटोसोम, ऐसे, इसको क्वांटोसोम कहते हैं, गोल गोल संरचनाओं को। और इन्हीं क्वांटोसोम के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल जो हरित वर्णक है, ये पूरा हरित लवक है, ध्यान रखेंगे, और इसमें जो वर्णक पाया जाता है वो हरित वर्णक है। तो हरित वर्णक और कैरोटिनॉइड वर्णक इसी के अंदर पाए जाते हैं। किनके अंदर? क्वांटोसोम के अंदर। ये क्वांटोसोम कहलाते हैं, जिसको पार्क और बिगिन ने खोजा था। क्वांटोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर का जो स्पेस है, ये जो अंदर की भाग है, इसको अवकाशिका कहते हैं। हरित लवक की पीठिका में बहुत से एंजाइम मिलते हैं। ये जो स्ट्रोमा है इसमें एंजाइम मिलते हैं, जिसमें डार्क रिएक्शन यानी C3 साइकिल चलता है। डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसके लिए इनमें छोटा द्विलड़ी वृत्ताकार DNA अणु व राइबोसोम भी मिलते हैं। तो इसके अंदर आपको ऐसा DNA का एक अणु मिलेगा और बहुत सारे राइबोसोम भी मिलते हैं। तो ये जो DNA का अणु है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो DNA का अणु पाया जाता है उस टाइप का होता है, ठीक है। हरित लवक थाइलेकॉइड में उपस्थित होते हैं, हरित वर्णक उपस्थित होते हैं। ये गलत लिख दिया फिर से, हरित वर्णक थाइलेकॉइड में उपस्थित होते हैं, ठीक है। हरित लवक तो ये पूरी संरचना है, और इसके अंदर थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड के अंदर हरित वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। हरित लवक में पाए जाने वाले राइबोसोम 70S, कोशिका द्रव्य राइबोसोम 80S से छोटा होता है। तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S हैं, और बाकी जगह जो पाए जाते हैं वो 80S हैं, जो यूकैरियोटिक कोशिका में। ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब आ जाएगा राइबोसोम। देखिए, राइबोसोम की खोज तब संभव हो पाई जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई। वो 1932 में हुई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नॉल एंड रस्का नाम के वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था। उसके बाद फिर 1945 से लेकर 1955 के बीच में राइबोसोम की खोज और ठीक से उसके बारे में अध्ययन हो पाया था, ठीक है। तो एक्चुअली 1945 में सबसे पहले क्लाउडे नाम के वैज्ञानिक ने देखा था राइबोसोम को, और उसका नाम माइक्रोसोम रखा था। क्लाउडे माइक्रोसोम रखा था 1945 में, और 1953 में पैलाडे ने इसका नाम राइबोसोम रखा था। तो ध्यान रखेंगे। तो जॉर्ज पैलाडे 1953 ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिका में संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन के बने और किसी भी झिल्ली में घिरे नहीं होते हैं। तो ये बहुत शॉर्ट में लिख दिया एक्चुअली। तो पहली बार मैंने आपको बताया कि क्लाउडे ने देखा था इसको, ठीक है। क्लाउडे ने 1945 में देखा था और इसका नाम माइक्रोसोम रखा था, ठीक है। तो एक्चुअली देखने का श्रेय तो क्लाउडे को जाता है, लेकिन सही ढंग से अध्ययन करना और उसमें नाम को राइबोसोम रखना ये पैलाडे ने किया था, इसलिए इसमें सीधा पैलाडे लिख दिया है।
और राइबोसोम नाम क्यों है पता है? राइबो का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए, है ना। और आरएनए में से आरआरएनए, क्योंकि 3 आरएनए होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए का बना हुआ सोमा, सोमा का मतलब होता है बॉडी, संरचना। तो ऐसी संरचना जो राइबो न्यूक्लिक एसिड की बनी होती है, आरएनए की बनी होती है, तो उसे अपन कहते हैं राइबोसोम। ठीक है, ऐसा है। तो प्रोटीन और राइबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। इसमें कुछ प्रोटीन भी होते हैं, 30-35 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, और इसमें कोई झिल्ली नहीं होती। मैंने बार बार इस चीज को बताया कि राइबोसोम और सेंट्रोसोम यानी तारककाय, इन दोनों में कोई झिल्ली नहीं होती, बाकी सब में झिल्लियां पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। इसको विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जैसे बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनमें 70S पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्यतः 80S पाया जाता है। यह अलग बात है कि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों के अंदर 70S भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपको पूछता है कि कौन यूकैरियोटिक राइबोसोम है, तो आप 80S लिखेंगे। यह अलग बात है कि अगर आप ये पूछता है कि यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो दोनों पाए जाते हैं, इसको लिखेंगे आप। प्रत्येक राइबोसोम में उप इकाइयां बड़ी व छोटी उप इकाई होती हैं। तो दो उप इकाई कौन कौन सी है? ये जो 70S है, इसमें 50S और 30S, ये 2 पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि 80S में पाए जाते हैं 60S और 40S, 2 पाए जाते हैं। ठीक है, ये S क्या है अभी थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। यहां पर S जो है स्वेडबर्ग इकाई है, जो अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। एक्चुअली क्या होता है, देखिए, जैसे आप एक ये ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब, परख नली ले लेते हैं, इसमें एक कोई लिक्विड रख देते हैं और इसमें एक कोशिका को रख देते हैं। ठीक है, इस कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग हैं। अब आप क्या करिए, इस परख नली को आप सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखिए। सेंट्रीफ्यूज मशीन ऐसे गोल मशीन होती है जो बहुत जोर से घूमती है, 1000 बार 2000 बार, जितना आप घुमाना चाहो 1 मिनट में उतने बार घूमती है। जब आप इसको रख के उसमें घुमा देते हो, तो ये जो कोशिकांग हैं ये बाहर छिटक छिटक के निकल आते हैं द्रव में, और जब इसको स्थिर रख देते हो तो ये कोशिकांग धीरे धीरे इस द्रव में नीचे बैठते हैं। ठीक है, इसी नीचे बैठने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। और अवसादन गुणांक का मतलब है कि कौन ज़्यादा तेजी से बैठेगा और कौन धीमे बैठेगा। तेजी से बैठेगा तो उसका अवसादन गुणांक ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो बड़ा साइज का है, इसलिए जल्दी बैठेगा तो अवसादन गुणांक ज़्यादा रहेगा। जो धीरे बैठेगा उसका अवसादन गुणांक कम रहता है, क्योंकि वो छोटी है। तो एक्चुअली जितने भी कोशिकांग हैं सभी का अवसादन गुणांक होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे केंद्रक का 1 लाख के आसपास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का 70,000 के आसपास होता है, क्लोरोप्लास्ट का 50,000 के आसपास होता है, ऐसा। लेकिन राइबोसोम इतने छोटे होते हैं कि इनका सिर्फ 70S 80S बस इतना होता है, इतना छोटा है ये। कहाँ जैसे 1 लाख है, 70,000 है, उसके जगह 70 या 80। तो आप सोच सकते हैं कि कितने छोटे इकाइयाँ हैं, कितनी छोटी संरचनाएं हैं। ठीक है, यह अपरोक्ष रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। जो S है स्वेडबर्ग इकाई है, स्वेडबर्ग इकाई में बैठने की जो गति है उसको स्वेडबर्ग इकाई में दर्शाते हैं, जो इसके घनत्व आकार को बताता है। जितना ज़्यादा रहेगा S उतना बड़ा रहेगा। ठीक है, और 2 उप इकाइयों की बनी होती है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें 50-30 होता है, इसमें 60-40 होता है। 2 इसके भाग होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये छोटी इकाई बड़ी इकाई है, दोनों मिलकर राइबोसोम बनाते हैं। और इनमें एक्चुअली इसके लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है। मैग्नीशियम आयन जो है 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा, नहीं 0.001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा, तब दोनों जुड़ेंगे। और एक्चुअली सबसे पहले mRNA आके छोटे सब इकाई से जुड़ता है, उसके बाद बड़े सब इकाई छोटे सब इकाई से जुड़ता है। ठीक है, तब एक राइबोसोम पूरी तरह से बन पाता है। ठीक है, उसके बाद वो
प्रोटीन का संश्लेषण करता है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करने वाला कोशिकांग है। ठीक है, इसके बाद आता है साइटोपंजर यानी कि साइटोस्केलेटन। देखिए, पंजर का मतलब होता है कंकाल तंत्र। तुम्हारी में अस्थि पंजर तोड़ दूंगा, हिला दूंगा नहीं बोलते हैं, तो अस्थि मतलब हमारे बोन, और पंजर मतलब ये ढांचा बना हुआ है शरीर के अंदर, उसको तोड़ ताड़ दूंगा बोलता है कोई भी। तो जो हमारे शरीर का अस्थि पंजर है वो हमारे शरीर का आकार को निर्धारित करके रखा है। अगर ये हम कंकाल तंत्र को निकाल देंगे तो हमारा शरीर अमीबॉइड हो जाएगा, अमीबा की तरह हो जाएगा, यानी पानी भरे हुए गुब्बारे जैसा हो जाएगा, जिसका कोई आकार माप निश्चित नहीं रह जाएगा। ये अंतर है इसमें। तो कोशिका में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो उसके आकार को निर्धारित करती हैं। तो एक तो हमने पीछे पढ़ लिया है जिसका नाम है अंतःप्रदव्य जालिका, जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये कोशिका का एंडोस्केलेटन की तरह है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे अंतःप्रदव्य जालिका को एंडोस्केलेटन कहते हैं, लेकिन कुछ को हम साइटोस्केलेटन भी कहते हैं। साइटोस्केलेटन में दो चीज़ें हैं, एक तो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी सूक्ष्म नलिकाएं जो ऐसे ट्यूब जैसी बनी होती हैं, प्रोटीन के अणु ऐसे जुड़ करके ऐसे ट्यूब जैसे बना लेते हैं, ऐसे नली जैसा बना लेते हैं छोटे छोटे, तो उनको माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। और दूसरे होते हैं माइक्रोफिलामेंट यानी सूक्ष्म तंतु, जो फाइबर जैसे होते हैं, तंतु जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोशिका के कंकाल तंत्र को बनाते हैं, साइटोस्केलेटन को बनाते हैं। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल कोशिका में तारक काय है ना, तरकु तंतु है ना, सीलिया फ्लेजेला, उसकी बेसल बॉडी, आधार काय, ये सब चीज़ों को बनाता है। सीलिया फ्लेजेला तो आप जानते होंगे, तरकु तंतु भी जानते होंगे। ये सब चीज़ों को सूक्ष्म नलिकाएं यानी माइक्रोट्यूब्यूल बनाती हैं जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन जो माइक्रोफिलामेंट हैं, सूक्ष्म तंतु हैं, इनमें मुख्यतः होता है एक्टिन फिलामेंट। और एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन तंतु क्या होते हैं? कोशिकाओं में संकुचन शिथिलन करने वाली तंतुएं होती हैं, और ये हमारे पेशी कोशिकाओं में ज़्यादा पाई जाती हैं, जिससे हमारी पेशियां जो है ज़्यादा संकुचनशील हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सभी मिलकर के हमारे कोशिका का कंकाल तंत्र बनाते हैं। प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिका व तंतु जो कोशिका द्रव्य में मिलता है उसे साइटोपंजर कहते हैं। तो जाल जैसा पूरा फैला रहता है जिससे कोशिका के अंदर उसको आधार मिलता है, उसको सपोर्ट मिलता है। कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर के विभिन्न कार्य जैसे यांत्रिक सहायता, गति, कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी है। तो बस इसमें इतना ही दिया है और कुछ नहीं दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि तरकु तंतु इसी से बनते हैं। ठीक है, तरकु तंतु जो बनते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं, और एक्टिन फिलामेंट जो हैं वो बनाते हैं माइक्रोफाइबर, माइक्रोफिलामेंट बनाते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट ये दो चीज़ों से बनता है ये। ठीक है, अब है सीलिया व फ्लेजेला, पक्षमाव और कसाभिका। देखिए, हमने पढ़ा है तारक काय। तो तारक काय की संरचना मैंने आपको बताया था कि वो 9+0 है, और सीलिया फ्लेजेला की जो संरचना है वो 9+2 होता है। लेकिन इनका जैसे मान लो एक कोशिका है, तो कोशिका में ये एक बेसल बॉडी होता है, आधार काय, जिससे सीलिया फ्लेजेला निकला होता है। तो ये जो बेसल बॉडी है इसकी संरचना 9+0, और ये सीलिया फ्लेजेला निकला है इसका 9+2 होता है। तो 9+0 9+2 क्या है आप समझ लीजिए कि ये एक्चुअली 9 जो होता है या कोई भी जो है ये फिलामेंट है, ये तंतु जैसी संरचनाएं हैं जो 9 की संख्या में होती है। जैसे मान लो कि एक तंतु है, ये दूसरा तंतु है, ऐसा। तो ऐसे 9 तंतु जो हैं किनारे की तरफ ऐसे मिल करके एक संरचना बनाते हैं जिसको 9 कहेंगे, 9 की संरचना है ना। ऐसे गड्डी बनाएंगे, ऐसे बंडल बनाएंगे, और केंद्र में अगर कोई और तंतु नहीं है तो हम इसे 0 कहेंगे। लेकिन केंद्र में और भी तंतु हैं, 2 तंतु हैं केंद्र में, तो 9+2 कहेंगे। तो तंतुएं हैं ये 9 तंतु किनारे की तरफ, 2 तंतु बीच में, तो इसे 9+2 कहेंगे, और कोई तंतु बीच में नहीं है तो 9+0 कहेंगे। तो ध्यान रखिए, हमने पढ़ा था कि केंद्रक के पास एक तारक काय होता है जिसके अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं,
तो इन जो सेंट्रियोल है इनकी संरचना भी 9+0 होती है। तो एक्चुअली ये जो सेंट्रियोल है यही इस बेसल बॉडी को बनाए हुए हैं, इसलिए इसकी संरचना भी 9+0 है। और इससे जो निकला हुआ सीलिया फ्लैजेला है ये 9+2 संरचना में होता है। ठीक है, ऐसा है। एक और अंतर आप समझ लीजिए कि जैसे आप इन फाइबर्स को आप देखते हो जब, तो ये जो 9+0 वाला 9 फाइबर है, इनमें से हर एक फाइबर के अंदर देखोगे तो 3 सब फाइबर होते हैं। एक फाइबर के अंदर 3 सब फाइबर, ऐसे 9 फाइबर होते हैं। 9 फाइबर में हर एक के अंदर 3 सब फाइबर। तो इनको अपन ट्रिपलेट फाइबर कहते हैं, ट्रिपलेट फाइबर। ठीक है, क्योंकि हर फाइबर के अंदर 3 सब फाइबर हैं, तो ये ट्रिपलेट फाइबर है। जबकि यहां पर जो 9 हैं हर एक के अंदर 2 सब फाइबर हैं, तो इनको अपन डुप्लेट फाइबर कहते हैं, डुप्लेट फाइबर। ठीक है, जबकि जो बीच में 2 हैं ये सिंगलेट फाइबर हैं, मतलब इसके अंदर एक सब फाइबर है, एक उपतंतु है। तो फिर से बता रहा हूं, ये जो 9 तंतु जो बंडल बनाए हुए हैं, हर एक तंतु के अंदर 3 उपतंतु हैं, इसलिए इनको त्रिक तंतु कहते हैं, ट्रिपलेट फाइबर कहते हैं। जबकि यहां पर जो 9 हैं इसके हर एक के अंदर 2 हैं, इसलिए हम इसको डुप्लेट कहते हैं। और ये जो 2 हैं इसके हर एक के अंदर एक ही है, तो हम इसे सिंगलेट कहते हैं। तो इनको थोड़ा सा अंतर को ध्यान रखेंगे कि यहाँ ये ट्रिपलेट है, ये डुप्लेट है और ये सिंगलेट है। ठीक है, तो उसी की संरचना हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए, तो ये जो टीएस है इसमें ये जो 2 दिख रहे हैं ये डुप्लेट फाइबर एक्सक्यूज मी, हर एक जो है ये डुप्लेट फाइबर है। और ये जो बीच में है 2, इसमें हर एक जो है सिंगलेट फाइबर है, तो ये सीलिया फ्लैजेला है। ठीक है, ऐसा है। और किनारे की तरफ कुछ चीज़ें और देख लीजिए। ठीक है, ये जो इस टाइप के जो अंदर की तरफ गया हुआ है ये रेडियल स्पोक कहलाता है, और ये डंडा स्पोक, जैसे गाड़ी में स्पोक पाया जाता है वैसा स्पोक है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि ये जो एक दिख रहा है इसको अपन डाइनिन प्रोटीन कहते हैं, डाइनिन प्रोटीन। ठीक है, जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, है ना, ये देखिए डाइनिन प्रोटीन जो अंतराद्विक सेतु बनाए हुआ है ये डाइनिन प्रोटीन है। ठीक है, और इसमें कुछ जानने लायक तो नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, ऐसा है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। सीलिया फ्लैजेला में क्या क्या अंतर है पहले भी समझ लीजिए। सीलिया जैसे पैरामीशियम में है तो छोटे होते हैं लेकिन संख्या में ज़्यादा होते हैं, और फ्लैजेला जो है लंबे होते हैं लेकिन संख्या में 1 या 2 ही रहते हैं। ये मुख्य अंतर है। दूसरा अंतर यह है कि फ्लैजेला सिर्फ गमन में सहायता करता है, गति करने में सहायता करता है, जबकि सीलिया गमन करने में भी सहायता करता है और भोजन पकड़ने में भी सहायता करता है। 2 काम है। पक्षमाभिकाएं सीलिया है ना, ये एक को सीलियम कहते हैं, एक को सीलियम कहेंगे और बहुत सारे हैं तो सीलिया कहेंगे, ध्यान रखेंगे। वह कशाभिकाएं जैसे फ्लैजेला और फ्लैजेलम, एक वचन फ्लैजेलम, एक को फ्लैजेलम, बहुत सारे तो फ्लैजेला, कशाभिकाएं और कशाभिका। वैसी सीलिया और सीलियम है ना। रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि है। अपवृद्धि का मतलब होता है उससे ग्रो किया हुआ, उससे वृद्धि किया हुआ। पक्षमाभ यानी सीलिया छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करती है। ठीक है, जो जल को ऐसे ऐसे, नाव में चप्पू होता है जो जल को ऐसे ऐसे पीछे की ओर ढकेलता है तो नाव आगे बढ़ती है, वैसी सीलिया जो है जिस जल में ये पैरामीशियम वगैरह पाए जाते हैं उसको आगे पीछे की ओर ढकेलती है तो पैरामीशियम आगे बढ़ती है। जो कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य की गति में सहायता करती है। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, सीलिया जो है हमारे शरीर में भी पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है पता है? ये जो श्वसन नाल है ना, पूरा श्वसन नलिका, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई है ना, ये ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई लंग में, इसमें भी ना सीलिया का आवरण है। ऐसा करके सीलिया का आवरण है सीलिया। ये सीलिया क्या करता है पता है? इसमें जो म्यूकस का श्रावण रहता है ना, म्यूकस, ऐसे देखिए हमारे जो ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई है इसमें म्यूकस यानी श्लेष्म का आवरण है। जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा जाती है, इसके जो धूल के कण हैं, जीवाणु विषाणु हैं, वो इस म्यूकस में चिपक जाते हैं, जिससे लंग में
कम से कम पहुंचते हैं। तो ये जो श्लेष्म है, म्यूकस है, वो धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो ये जो इसके अंदर सीलिया पाए जा रहे हैं ना, ये म्यूकस को धक्का मार के आगे बढ़ा देते हैं, और आगे बढ़ा करके या तो ये बक्कल कैविटी में, माउथ में ले आते हैं तो आप थूक देते हो, नहीं तो इसके ठीक पीछे ईसोफेगस है जो स्टमक में जाके खुलता है, तो इस ईसोफेगस में डाल देते हैं, जो स्टमक में जाके ये डाइजेस्ट हो जाता है। तो हमारे श्वसन नाल में भी सीलिया पाए जाते हैं जो म्यूकस को आगे बढ़ाते रहते हैं। इसके अलावा जो मादा है ना, महिला है, उसके जो डिंब वाहिनी नलिका है, प्रजनन तंत्र, उसमें अंडाणु को आगे बढ़ाने के लिए भी सीलिया का आवरण है। तो सीलिया जो है अंडाणु को आगे बढ़ाते हैं, जो निषेचन होने के बाद अगर एम्ब्रियो बन गए तो उसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो बिना निषेचन के ही अंडाणु को आगे बढ़ाते रहेंगे और गर्भाशय तक लाते हैं। और अगर निषेचन हो गया है तो गर्भाशय में चिपक जाएगा, निषेचन नहीं हुआ है तो वो मासिक धर्म के द्वारा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा बाहर निकल जाएगा। इस टाइप का होता है, ठीक है। कशाभिका यानी फ्लैजेला अपेक्षाकृत लंबे व कोशिका की गति में ही सहायक होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीवाणु में भी पाए जाने वाली कशाभिका संरचनात्मक रूप में यूकैरियोटिक कशाभिका से भिन्न होती है। क्या भिन्न है देखिए, एक तो हमारी जो कशाभिका या सीलिया है वो 9+2 संरचना में है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो कशाभिका है वो ऐसी कोई संरचना नहीं है, वो सिर्फ एक झिल्ली जैसी संरचना है, एक मेम्ब्रेन जैसी संरचना है। दूसरा ये कि हमारा जो सीलिया फ्लैजेला है यूकैरियोटिक का, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि उनका फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, प्रोकैरियोट का, जीवाणु का। तो उनका फ्लैजेलिन, हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन का, हमारा 9+2 9+0, उनका सिर्फ झिल्ली नुमा संरचना है, ये अंतर है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पक्षमार्ग व कशाभिका जीवद्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। इनके चारों तरफ एक झिल्ली नुमा आवरण होता है। इनके कोर को अक्षसूत्र कहते हैं, मतलब एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। इनके जो सेंटर लंबाई है उसको एक्सियल फिलामेंट या अक्षसूत्र कहते हैं, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है, जो लंबे अक्ष के समानांतर स्थित होते हैं। तो कितने सूक्ष्म नलिकाएं हैं? 9, किनारे की तरफ 9 और बीच में 2 सूक्ष्म नलिकाएं हैं जो लंबे लंबे ऐसे बने हुए हैं, जैसे ये सूक्ष्म नलिका है, ये दूसरा है, तीसरा है, ऐसा लाइन से बंडल में लगे हुए हैं। अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है। ये जो 9+2 हमने लिखा है, जो 2 है उसको बोल रहा है कि बीच में मिलता है। और 9 द्विक, हमने कहा ना डुप्लेट होते हैं, उसके अंदर अंदर 2-2 सब फाइबर होते हैं, उपतंतु होते हैं, और 2 की बात कर रहे हैं। द्विक अरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, ठीक है। तो 9 वाले डुप्लेट हैं और बीच वाले सिंगलेट हैं, ऐसा ये मैं पहले ही बता चुका हूं। अक्षसूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। चित्र में दिखाया मैंने आपको। केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए एवं केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं, जो परिधि द्विक के प्रत्येक नलिका को अरीय दंडों द्वारा जोड़ते हैं। तो सेंटर में पहले एक हब रहता है जो दोनों के ऊपर रहता है, फिर चारों तरफ 9 रहते हैं, तो वो इनके बीच वाले से जुड़े रहते हैं, स्पोक के द्वारा, केंद्रीय जो अरीय दंड के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। इस प्रकार 9 अरीय तान या क्षण बनती हैं, जिनको अपन रेडियल स्पोक्स कहते हैं। ये इस टाइप से जुड़ी हुई हैं, देखिए ये रेडियल स्पोक या अरीय तान बनते हैं, दंड बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बने हुए हैं, और सबसे बाहर जीवद्रव्य झिल्ली है, और ये वाला हब कहलाता है, हब, जिससे ये किनारे वाले जुड़े हुए हैं इस तरह से, ठीक है। परिधि द्विक सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। दोनों पक्षमार्ग व कशाभिका तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं, जिसे आधारी काय कहते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि जो बेसल बॉडी है जहाँ से निकलता है, ये बेसल बॉडी है, ये तारक काय जैसी संरचना है, मतलब ये सेंट्रियोल जैसी संरचना है, इसलिए 9+0 संरचना है ये, और ये 9+2 संरचना है। तो इसको अब इससे बेहतर तरीके से समझाना मुश्किल है, कम से कम एनसीईआरटी में पढ़ा करके, ठीक है। अब है तारक काय व तारक केंद्र, सेंट्रोसोम तथा सेंट्रियोल। तो ये एक कोशिका है, इस कोशिका में ये केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर 2 लंबी लंबी संरचनाएं हैं, इस टाइप की संरचना है, जिसका टीएस काटे तो ऐसी दिख रहे हैं।
इन दोनों को अपन सेंट्रियोल या तारक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। और इनके चारों तरफ कोशिका द्रव्य का एक आवरण है जो घना हो गया है। घना कोशिका द्रव्य का आवरण, ये जो कोशिका द्रव्य इधर भरा है वो थोड़ा घना हो जाता है इसके चारों तरफ। इसको अपन सेंट्रोस्फीयर कहते हैं, सेंट्रोस्फीयर। ठीक है, तो अंदर में 2 सेंट्रियोल है, इसके चारों तरफ सेंट्रोस्फीयर है, और ये पूरी संरचना सेंट्रोसोम या तारक काय कहलाती है। एक बार फिर से बता देता हूं, अंदर में 2 सेंट्रियोल हैं जो इस तरह से लंबे लंबी संरचना है, जिसकी संरचना 9+0 में अभी जो बताया वही संरचना इस सेंट्रियोल की है, दोनों की अलग अलग। ठीक है, और उसके बाद इसके चारों तरफ जो ये है कोशिका द्रव्य है, थोड़ा घना हो जाता है, ये कोशिका द्रव्य कहलाता है सेंट्रोस्फीयर। ठीक है, तो सेंट्रोस्फीयर और सेंट्रियोल ये दोनों मिलकर सेंट्रोसोम कहलाते हैं। ठीक है, और ये 9+0 व्यवस्था में है सेंट्रियोल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किनारे की तरफ 9 है और बीच में 2 नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो किनारे 9 है वे त्रिक तंतु हैं, उसके हर एक के अंदर 3-3 उपतंतु हैं। ये भी मैंने आपको बताया 9 के अंदर, जबकि वहाँ पर 9 के अंदर 2-2 थे, यहाँ पर 3-3 रहेंगे, ये भी मैंने आपको बताया। तारक काय यानी सेंट्रियोल वह अंगक है जो 2 बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। तो तारक केंद्र यानी सेंट्रोसोम और तारक काय मतलब सेंट्रोसोम और तारक केंद्र मतलब सेंट्रियोल। तो फिर से बता रहा हूँ, अंदर में जो 2 हैं वो तारक केंद्र हैं सेंट्रियोल, और वो पूरी संरचना तारक काय यानी सेंट्रोसोम है। यह अक्रिस्टली परिकेंद्र की द्रव्य से घिरा होता है। मैंने कहा ना कि कोशिका द्रव्य जो घना हो जाता है उससे थोड़ा घिरा होता है, उस घने कोशिका द्रव्य को सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। दोनों तारक केंद्र तारक काय में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। ध्यान रखना कि ये जो सेंट्रियोल 2 हमने कहा, हमने तो ऐसा बना दिया, लेकिन ऐसे दोनों पैरेलल नहीं होते, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक ऐसे खड़े रहता है और एक सोए रहता है, दोनों इस तरह के रहते हैं। ठीक है, आप इंटरनेट में सेंट्रियोल टाइप करना ना, आपको दिख जाएगा कैसा है। ठीक है, मैं इसका फोटो ये लगाया हूँ, देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए, एक सीधा लेटा हुआ है, एक सीधा खड़ा हुआ है। तो ये 9 फाइबर देखिए, एक फाइबर ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 फाइबर देखिए, 9 फाइबर का बना है। और हर एक फाइबर के अंदर देखिए ये 3-3 सब फाइबर हैं, इसलिए ट्रिपलेट फाइबर कहलाते हैं। बीच में यहाँ पर कोई सब फाइबर नहीं है, नहीं तो अगर वो रहता सिलिया फ्लैजेला तो 2 रहते हैं बीच में, और इसके चारों तरफ हब था, जबकि यहाँ पर चारों तरफ हब नहीं है, सिर्फ बीच में एक हब है जिससे ये रेडियल स्पोक्स के द्वारा ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसा है। तो मेरे हिसाब से अब ये 2 सेंट्रियोल आपको देख के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और हमको इनको ट्रिपलेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 3-3 सब फाइबर का बना हुआ है। सिलिया फ्लैजेला में यहीं पर 2-2 सब फाइबर थे, 3 नहीं थे, 2 थे। यहाँ पर ABC कहेंगे, वहाँ पर A और B कह रहे थे, बस ऐसा है। ठीक है, एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, जिससे प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। इसके बारे में पहले भी चर्चा किया हूं मैं। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधि ट्यूबुलिन सूत्रों से बने होते हैं। वो जो 9 फाइबर हमने देखे वो सभी ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये बात मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया था कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। प्रत्येक परिधि सूत्रक एक त्रिक होते हैं, पास के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो त्रिक क्यों कहा हमने? क्योंकि ट्रिपलेट फाइबर है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सेंटर से भी जुड़े होते हैं। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। यह परिधि त्रिक के नलिका से प्रोटीन से बने अरे दंड से जुड़े होते हैं। तो ये धुरी जो कह रहा है उसी को हमने हब कहा, जो सेंटर में है, और किनारे से वो स्पोक के द्वारा यानी दंड के द्वारा जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपकी गाड़ी का पहिया बाहर में रिम है और अंदर में हब है, दोनों स्पोक से जुड़े हुए हैं, ऐसा है। तारक केंद्र पक्षमाभ व कशाभिका का आधारी काय बनाता है। यह भी मैंने आपको बताया था कि जो सीलिया फ्लैजेला निकलते हैं उसका जो बेसल बॉडी है, आधार काय, ये उसी सेंट्रियोल से बना हुआ है, तारक केंद्र से बना हुआ है। ठीक है, इसलिए 9+0 है ये, और जबकि ये 9+2 है सीलिया फ्लैजेला। और तर्कु तंतु जंतु कोशिका के विभाजन के उपरांत तर्कु उपकरण बनाता है। देखिए, आपने कोशिका विभाजन देखा होगा कि कोशिका विभाजन के समय ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे जो बन जाते हैं, ऐसे ऐसे तरकु तंतु बनते हैं, है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पर तारक काय बन जाते हैं जिनको अपन एस्टर्स कहते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें तो हैं, और क्या है, ठीक है। ठीक, अब आखिरी भाग है केंद्रक। देखिए, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। कोशिका में जनरली एक ही केंद्रक पाए जाते हैं। कुछ कोशिकाएं हैं जिनमें एक से ज़्यादा केंद्रक भी पाए जाते हैं, उनको अपन बहुकेंद्र की कोशिकाएं कहते हैं, बहुकेंद्र की कोशिकाएं, ठीक है। जैसे कि हमारे शरीर में जो ऐच्छिक पेशियां हैं वो बहुकेंद्र की यानी सिनसाइटियल कोशिकाएं हैं। बहुकेंद्र की को जंतु कोशिका में सिनसाइटियल कहते हैं और पादप कोशिका में सिनोसिटिक कहते हैं। तो जंतु कोशिका में हमारा ये जो रेखित पेशी है, ऐच्छिक पेशी है, ये बहुकेंद्र की होते हैं। वैसे ही अगर आप एस्केरिस का नाम जानते हैं, कृमि जो पेट में हो जाता है ना, एस्केरिस कृमि, उसकी जो त्वचा है एपिडर्मिस, वो भी बहुकेंद्र की है। ये जंतुओं में पाए जाने वाले कुछ बहुकेंद्र की कोशिकाओं के एग्जाम्पल हैं। पादपों में जैसे वाउकेरिया, एक पीला हरा शैवाल है वाउकेरिया, उसके शरीर की कोशिकाएं बहुकेंद्र की हैं। और वैसे ही कवक, कवक में राइजोपस, जिसको म्यूकर भी कहते हैं, जो रोटी में ग्रो करता है, ब्रेड मॉल्ट कहलाता है, वो राइजोपस या म्यूकर, उसकी जो फंगस की जो नलिकाएं हैं, जो उनकी हाइफी माइसिलियम है, कोशिकाएं हैं, वो बहुकेंद्र की हैं। पैरामीशियम में अगर बात करेंगे तो पैरामीशियम कॉर्डेटम, इसके एक कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं। तो ऐसे 2 केंद्रक या बहुकेंद्रक कम ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 से पूर्व की थी। वैसे केंद्रक को सबसे पहले एंटोनी वॉन लुएनहॉक ने ही देख लिया था 1678 में। उसके करीब करीब 150 साल बाद इन्होंने खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो क्रेडिट तो रॉबर्ट ब्राउन को ही जाता है केंद्रक की खोज का। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है उन्हें क्रोमेटीन का नाम दिया था। अब बाद में वाल्डेयर ने उनका नाम क्रोमोसोम रखा था, ठीक है। क्रोमोसोम क्रोमेटीन एक ही चीजें हैं। जो हम कोशिका विभाजन के समय देखते हैं वो क्रोमोसोम है, और बाकी समय जो देखते हैं वो क्रोमेटीन है, जो एक नेटवर्क की तरह मिलता है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ये कोशिका है, ये केंद्रक है, तो इसमें एक जाल नुमा संरचना जो अंदर में धागे की जाल जैसी बनती है, इसको क्रोमेटीन कहते हैं। तो कोशिका जब विभाजन नहीं कर रही है और इंटरफेज या अंतरावस्था में है, अंतरकाल में है, उस समय आपको क्रोमेटीन नेटवर्क दिखेगा। लेकिन जब कोशिका विभाजन करने लगती है उस समय ये आपके क्रोमोसोम में यानी कि गुणसूत्र में बदल जाते हैं, और जब कोशिका विभाजन पूरा हो जाता है तो फिर से एक क्रोमेटीन नेटवर्क बन जाता है। अंतरकाल अवस्था केंद्रक, जब कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो अत्यधिक फैली हुई व विस्तृत केंद्र की प्रोटीन तंतु की बनी होती है, जिसे क्रोमेटीन कहते हैं। केंद्र की आधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलते हैं जिन्हें केंद्रिक कहते हैं। केंद्रिक यानी केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस। तो एक केंद्रक में एक या अधिक केंद्रिका पाई जाती है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से स्पष्ट होता है कि केंद्रक आवरण 2 समानांतर झिल्लियों से बना होता है, ठीक है। तो मैं आपको शुरू से बताया हूं केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में 2 मेम्ब्रेन है, और दोनों के बीच 2 मेम्ब्रेन के बीच में 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे परिकेंद्र की अवकाश कहते हैं। देखिए ये केंद्रक है, पहले इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो केंद्रक में 2 झिल्लियां हैं, एक आंतरिक झिल्ली दिख रही है आपको, ये वाली, ये बाह्य झिल्ली हो रही है। तो दोनों के बीच में जो अवकाश है इसको परिकेंद्र की यानी पेरी न्यूक्लियर स्पेस, परिकेंद्र की अवकाश कहते हैं। अब बीच बीच में छिद्र होते हैं जिनको अपन न्यूक्लियर पोर या केंद्रिक छिद्र कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं, जिससे पदार्थ अंदर बाहर केंद्रक से आ जा सकते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड जाएंगे और mRNA आएंगे बाहर, ऐसा। और केंद्रक झिल्ली से बाहर से चिपके हुए ये पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इसी से बने होते हैं एक्चुअली,
ठीक है, जिसको अपन अंतःप्रदव्य जालिका के रूप में पढ़े हैं। अंदर में आप देखोगे तो जैसे कि यहाँ पर एक न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका दिख रही है और ये क्रोमेटिन नेटवर्क दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि बाद में क्रोमोसोम बन जाते हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें आपको बहुत सारे राइबोसोम दिख रहे हैं जैसा हमने पहले पढ़ा। और ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया न्यूक्लियस का चित्र है। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो आपको झिल्ली यहाँ पर दिखाई देंगी, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही हैं, इसलिए मैंने उसको लगाया था। और ये वाला केंद्रिका है न्यूक्लियोलस और ये क्रोमेटिन नेटवर्क है और ये डूबे हुए हैं केंद्रक द्रव्य में, ठीक है। बस इस टाइप की संरचना आपको दिखाई देगी इसमें। तो बीच में जो अवकाश है, दोनों झिल्लियों के बीच में अवकाश, इसको परिकेंद्रिकी या पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का कार्य करती है। क्योंकि ये जो केंद्रिका है, केंद्रक है, ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, तो दोनों के बीच में ये एक लेयर बना के रखा है जो पदार्थों को लिमिट रूप में, चयनात्मक रूप में अंदर बाहर जाने देते हैं। कोई भी पदार्थ ऐसे ही अंदर बाहर नहीं जा सकता। बाह्य झिल्ली सामान्यतः अंतःप्रदव्य जालिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है। मैंने बताया ना, अभी जुड़ी रहती है। इस पर राइबोसोम भी जुड़े होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छिन्न हो जाता है। तो बहुत सारे केंद्रक छिद्र होते हैं, करीब इनकी संख्या 1000 से 10,000 तक होती है छिद्रों की संख्या, ठीक है। यह छिद्र केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनता है। मतलब जैसे दो झिल्ली हैं ऐसे, तो दो झिल्ली ऐसे ऐसे जुड़ गए, ऐसे जुड़ गए, फिर आगे ये ऐसे जुड़ गए, तो ये बीच में छिद्र बन गया। इसको संलग्न कहते हैं, संलग्न, ठीक है। इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव्य व कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो आरएनए अंदर में बनेगा, एमआरएनए वो बाहर जाएगा, उसके बनने के लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए तो वो अंदर आएंगे, ऐसा। साधारणतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है, लेकिन देखा गया है कि इसकी संख्या कभी कभी ज़्यादा भी होती है, परिवर्तित हो जाती है। तो कुछ जीवों का नाम मैंने बताया जिसमें कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हैं। पादपों में वाउकेरिया है और राइजोपस फंगस है। जंतुओं में हमारा ऐच्छिक पेशी है और एस्केरिस का एपिडर्मिस है जो वर्म है, कीड़ा है। कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं, जैसे हमारे आरबीसी, ठीक है। हमारे स्तनधारियों में जो आरबीसी होता है, लाल रक्त कणिका, ठीक है, वह संवहनी पादपों में चालनी नलिका, ये फ्लोएम में पाया जाता है। स्यू ट्यूब्स, स्यू सेल्स, स्यू ट्यूब्स है ना, ये फ्लोएम में पाया जाता है। ये इसमें केंद्रक नहीं है। और हमारे शरीर में जो लाल रक्त कणिका है उसमें भी केंद्रक नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोशिकाएं जीवित हैं क्योंकि इनमें बाकी सब चीजें जो है कोशिका झिल्ली की सहायता से चलते हैं। केंद्रिकी आधात्री या केंद्रक द्रव्य में केंद्रिक व क्रोमेटिन मिलते हैं। तो ये भी बताया मैंने कि केंद्रिका है, क्रोमेटिन है। गोलाकार केंद्रिक केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है, ये गोलाकार केंद्रिक। और पता है आपको कि ये जो केंद्रिक या न्यूक्लियोलस है ये आरआरएनए को बनाता है। किसको बनाता है? आरआरएनए। और यही आरआरएनए राइबोसोम को बनाता है। ये जो राइबोसोम बने हुए हैं इसके लिए जो आरआरएनए चाहिए वो केंद्रिका में बनते हैं, ठीक है। केंद्रिका झिल्ली रहित संरचना है। ध्यान रखेंगे केंद्रिका के चारों तरफ झिल्ली नहीं है। इसका द्रव्य केंद्रक से सतत संपर्क में रहता है। यह सक्रिय राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए का संश्लेषण करता है। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती हैं उनमें बड़े व अनेक केंद्रिका मिलते हैं। तो इसको समझ पाए आप लोग? देखिए केंद्रिका चूंकि राइबोसोम बनाता है, आरआरएनए बनाता है, राइबोसोम बनाता है, ये कह सकते हैं। और राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो जो कोशिका ज़्यादा प्रोटीन बनाना चाहती है उसको ज़्यादा राइबोसोम चाहिए और ज़्यादा राइबोसोम बनाने के लिए ज़्यादा केंद्रिका चाहिए। ये मतलब है इसका। आप याद करें कि अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियन प्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है, ठीक है। देखिए जब कोशिका विभाजन नहीं कर रही है तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मिलेगा जो जाल जैसा धागे का बना होता है, इसको क्रोमेटिन कहते हैं। जब विभाजन चालू होता है तो वहां पर गुणसूत्र बन जाते हैं क्रोमेटिन के जगह, है ना। और क्रोमेटिन में क्या होता है? क्रोमेटिन में डीएनए होता है
और एक क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन एक क्षारीय प्रोटीन है जो डीएनए के साथ मिलता है और इसी से क्रोमेटिन भी और गुणसूत्र भी दोनों बनते हैं। गुणसूत्र बाद में वही चीज है, क्रोमेटिन ही। कोशिका विभाजन करता है तो गुणसूत्र दिखते हैं, विभाजन नहीं करते रहता है उस समय क्रोमेटिन दिखते हैं। तो डीएनए और क्षारीय प्रोटीन जिसको हिस्टोन कहते हैं वो मिलता है। इसके अतिरिक्त इनमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। इतर हिस्टोन का मतलब है हिस्टोन के अतिरिक्त जो दूसरे नॉन हिस्टोन प्रोटीन हैं वो भी मिलते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन से थोड़ी कम मात्रा में मिलते हैं लेकिन मिलते हैं, और आरएनए भी मिलते हैं। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों या 23 जोड़ों में बिखरे होते हैं। तो हमारे जितने भी डीएनए हैं उनकी कुल लंबाई 2.2 मीटर होता है, एक्चुअली 2.2 मीटर, और इसके अंदर करीब 6 बिलियन यानी 6 अरब न्यूक्लियोटाइड के जोड़े पाए जाते हैं। 6 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। आप गुणसूत्र में डीएनए का संवेशन पैकेजिंग कक्षा 12वीं में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे जिसको अपन कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब ये गुणसूत्र के बारे में थोड़ा सा बता रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। देखिए, गुणसूत्र जो होते हैं वो 2 क्रोमेटिड के बने होते हैं। क्रोमेटिड क्या चीज होते हैं? डीएनए होते हैं। डीएनए और हिस्टोन के एक एक अणु मिल करके एक एक क्रोमेटिन बनाते हैं, क्रोमेटिड बनाते हैं। तो ऐसे 2 क्रोमेटिड जो हैं, एक क्रोमेटिड ये है और एक क्रोमेटिड ये है, ये दोनों जो हैं मिल करके एक गुणसूत्र को बनाए हुए हैं। यही अलग अलग रहते हैं और जाल के रूप में रहते हैं तो क्रोमेटिन कहलाते हैं। यही जुड़ जाते हैं 2-2 की संख्या में तो गुणसूत्र कहलाते हैं। और जहां पर जुड़े होते हैं उस जगह को सेंट्रोमियर कहते हैं, और सेंट्रोमियर में 2 प्रोटीन के प्लेट्स पाए जाते हैं। ये देखिए, इस स्थान पे जुड़े हैं, इनको सेंट्रोमियर कहते हैं, और ये 2 प्रोटीन के प्लेट जैसे हैं, इनको काइनेटोकोर कहते हैं। जब कोशिका विभाजन होते रहता है उस दौरान जो तर्कु तंतु हैं इन्हीं काइनेटोकोर को पकड़ते हैं। ऐसे करके आपके कोशिका विभाजन में ऐसे तर्कु तंतु नहीं दिखते हैं जी, बहुत सारे ऐसे 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 तर्कु तंतु, तो ये गुणसूत्र को पकड़ लेते हैं। जैसे गुणसूत्र हैं तो इनके इसी सेंट्रोमियर के वाले भाग में ऐसे पकड़ लेते हैं दोनों साइड से। तो किसको पकड़ते हैं? ये एक तरफ से ये काइनेटोकोर को, दूसरी तरफ से इस काइनेटोकोर को पकड़ते हैं और बीच से चीर के इनको अलग कर देते हैं। तो ये दोनों क्रोमेटिड बीच से अलग हो जाते हैं और दोनों एक एक पोल की तरफ, एक एक ध्रुव की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और वहां इस तरह से इकट्ठे होकर के ये जो है ऐसे केंद्रक को बना लेते हैं, ऐसे केंद्रक को, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। तो ये गुणसूत्र है। तो चलिए पढ़ लेते हैं, है ना, क्या क्या लिखा है। गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है जिसको गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर भी कहते हैं। ये ऐसे संकुचन जैसा एक दिखता है, इसी को सेंट्रोमियर कहते हैं, और इसी में 2 काइनेटोकोर होते हैं, ऐसा है जिससे पकड़ते हैं। ठीक है, इस पर बिंब के आकार की संरचना मिलती है जिनको काइनेटोकोर कहते हैं। तारक काय गुणसूत्र के दोनों अद्वैय गुणसूत्रों के एक बिंदु पर पकड़कर रखता है। तो वो जो तर्कु तंतु हम बोल रहे थे वो ऐसे ऐसे काइनेटोकोर को पकड़ते हैं। काइनेटोकोर को ही यहाँ पर अद्वैय गुण क्या लिखा है वही है, बिंदु, उस पर पकड़ता है। ठीक है, और गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकार में विभाजित किया जाता है। अब देखिए, सेंट्रोमियर कहां पर है? क्रोमोसोम के ठीक बीच में अगर सेंट्रोमियर है तो हम उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। मेटासेंट्रिक ठीक बीच में है। ठीक है, तो दोनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं और जब मुड़ते हैं तो ये ऐसे वी के आकार के दिखते हैं। क्रोमोसोम वी के आकार के दिखते हैं, ऐसे मुड़ेंगे तो वी के आकार के दिखेंगे। ये मेटासेंट्रिक है, ठीक बीच में सेंट्रोमियर है। बीच से थोड़ा किनारे में है, मतलब ये बीच वाला मीडियन कहलाता है, और बीच से थोड़े किनारे हैं तो सब मीडियन कहलाता है। इसको सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक। और ये एल के आकार के दिखेंगे, ऐसे एल के आकार के दिखेंगे। ठीक है, मुड़ेंगे तो एल जैसा दिखेंगे। और थोड़े किनारे में होते हैं तो उसे एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। एक्रोसेंट्रिक,
ठीक है, जिसमें एक ज़्यादा बड़ी और एक ज़्यादा छोटी भुजा होती है, और मुड़ेंगे तो ये जे के आकार के दिखेंगे, ऐसा जे के आकार के दिखेंगे। और एकदम किनारे में पहुंच जाते हैं तो इसको अपन टीलोसेंट्रिक कहते हैं, ये आई के आकार के दिखते हैं। तो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, इतने 4 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। किस आधार पे है कि जो सेंट्रोमियर है वो कहां पर है, जो संकुचन है वो कहां पर है, प्राथमिक संकुचन, उसके आधार पे। ठीक है, मध्य केंद्रिकी यानी मेटासेंट्रिक में गुणसूत्र बिंदु ठीक बीचों बीच स्थित होता है, जिससे दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की हो जाती हैं। उप मध्य केंद्रिकी यानी सब मेटासेंट्रिक में बीच से थोड़ा हट के होता है, जिसके कारण से एक भुजा छोटी व एक बड़ी भुजा होती है। अग्र बिंदु यानी एक्रोसेंट्रिक में थोड़ा और किनारे आ जाता है, लेकिन एकदम किनारे नहीं आता। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक में इसके बिल्कुल किनारे में होता है लिख रहा है, लेकिन एक्चुअली किनारे से थोड़ा पहले होता है, जिससे एक भुजा अत्यधिक लंबी, एक भुजा थोड़ी छोटी होती है। और लास्ट है अंत केंद्रिकी, टीलोसेंट्रिक या फिबोसेंट्रिक, एकदम किनारे शीर्ष पर स्थित होती है। अब ठीक है, एकदम शीर्ष पे, तो एकदम शीर्ष पे है तो टीलो, और शीर्ष से थोड़ा सा पहले है तो एक्रो, और थोड़ा और बीच की तरफ है तो मेटा, और एकदम सब मेटा, और ठीक बीच में है तो मेटा। ये आप देख के यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, अब कुछ सूक्ष्मकाय यानी माइक्रो बॉडीज की बात कर रहा है। तो एक एक झिल्ली से आस्तारित कुछ थैलियां होती हैं जिनमें एंजाइम्स होते हैं। इनमें 3 होते हैं। एक होता है पेरोक्सीसोम, ठीक है, पेरोक्सीसोम, ये एक सूक्ष्मकाय है। दूसरा होता है स्फीरोसोम, ये होता है दूसरा। और तीसरा होता है ग्लाइऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, ये एक होता है। तो 3 सूक्ष्मकाय होती हैं, पेरोक्सीसोम, स्फीरोसोम, ग्लाइऑक्सीसोम। पेरोक्सीसोम क्या करता है, पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म चलाता है। H2O2 का बनना टूटना यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनना टूटना, ये और एक और प्रक्रिया होती है जो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, उसको हम कहते हैं प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पायरेशन। एक हार्मफुल प्रोसेस है, एक हानिकारक प्रोसेस है, बताऊंगा कभी मैं आपको, वो पेरोक्सीसोम में चलता है। स्फीरोसोम ये भी पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं और ये वसा का संश्लेषण और संग्रहण करते हैं। और ग्लाइऑक्सीसोम पेरोक्सीसोम का ही बदला हुआ रूप है, और ये मुख्यतः बीटा ऑक्सीडेशन वसा का करता है और वसा का बनना, स्टोरेज का भी काम कराता है। तो 3 है, पेरोक्सीसोम, स्फीरोसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, ये सूक्ष्मकाय या ये माइक्रो बॉडीज कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर खत्म हो गया है ना। अब अगले चैप्टर में बायोमॉलिक्यूल हम पढ़ेंगे, जैवाणु, है ना। तो मिलते हैं फिर से, और मेरे केमिस्ट्री चैनल को अभी आप जरूर देखें, केमिस्ट्री गुरु नीट जेईई के नाम से है वो, तो ये आप जरूर चैनल को देखें, उसमें भी हिंदी मीडियम में मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।